नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है नवंबर 21 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज थोड़ी सी देर हो गई है वीडियो लाने में, क्योंकि देर से उठा मैं, तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गया। कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, सभी दिन वीडियो तो कम से कम मिलेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, बार बार मैं बताता हूं, फिर भी मैसेज करते हैं कि मेंस पढ़ें, पीटी पढ़ें। देखिए, आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, 69 देना हो, 70 देना हो, आपको मेंस का ही अभी पढ़ना है। मेंस का जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए यही टॉपिक लीजिए, जब आप गवर्नर मेंस के लिए पढ़ेंगे तो गवर्नर से जुड़े हुए आर्टिकल तो पढ़ेंगे ही, उससे जुड़े हुए प्रावधान तो पढ़ेंगे ही। जब आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे गवर्नर से संबंधित, उसके सभी शक्तियों को तो पढ़ेंगे ही, और वही शक्तियाँ तो आपसे पीटी में भी पूछा जाता है। तो जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ढंग से, तो आपका पीटी तैयार होता जाता है। 80% पीटी तो आपका तैयार हो जाएगा इसी से। बाद में जाकर आपको केवल प्रैक्टिस करना होता है कि भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ले। इससे क्या होता है कि आपको ऑप्शन वगैरह वहाँ पर एलिमिनेट करने में आसानी होती है। तो अभी मेंस का ही पढ़िए। करंट अफेयर का सोर्स क्या होना चाहिए, तो डेली न्यूज़पेपर और एक मंथली मैगजीन। विजन आईएएस का पढ़ लीजिए, दृष्टि आईएएस का पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं आप। जो मंथली मैगजीन यूपीएससी के लिए आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उसको बैठकर तन मन धन से, अगर आज तक आपने लूसेंट पढ़ा है तो वो दौर अब चला गया है बीपीएससी से। आँख खोल कर ज़रा सा देखिए, अब लूसेंट वगैरह के पीछे मत पढ़िए, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक को पढ़िए, उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक पर जाइएगा। ओके, और देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। तो कल मैंने बताया था आपको कि लगभग में 6-7 महीनों से, यानी कि पिछले साल से भी मैं बोल दूं तो कोई हर्ज नहीं है, 2022 ईस्वी से गवर्नर और राज्यों के बीच में खींचातानी चल रही है। अगर आपने पिछले साल का न्यूज़ देखा होगा तो तमिलनाडु का गवर्नर और तमिलनाडु की सरकार में खींचातानी चल रही थी, और केरल के गवर्नर जब से आरिफ मोहम्मद खान बने हैं तो उसके बाद से भी वहाँ पर खींचातानी चल रही है। तो उसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। कल मैंने आपको बताया भी था गवर्नर की शक्तियाँ वगैरह सब कुछ। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया आखिरकार। और फैसला क्या दिया है कि अगर असेंबली, मान लीजिए विधानसभा है, विधानसभा ने कोई एक्ट पारित किया, गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने उसको विथ होल्ड करके रख लिया, फिर से अपने पास रख लिया, ठीक है, तो रख लिया। लेकिन दूसरी बार जब असेंबली फिर से उसी एक्ट को पारित करेगी विदाउट एनी संशोधन, अगर कोई अमेंडमेंट किए बिना भी या कोई अमेंडमेंट के साथ उसी एक्ट को पारित करेगी, तो इस बार जो है वो गवर्नर को ये शक्तियाँ नहीं होगी कि वो फिर से उसको रोक सके। किसने बोला है ये, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 200 जो है, इसमें ये बताया गया है कि अगर फिर से पास करके सेम एक्ट आपके पास भेजा जाता है तो गवर्नर के पास ये शक्तियाँ नहीं होंगी कि आप उसको रोक कर रखेंगे। इस चीज़ को समझिएगा। तो कल मैंने आपको गवर्नर से जुड़ी हुई चीज़ें बता दी थी। कल मैंने एक सवाल दिया था, अगर सवाल आप लोगों को नहीं मिला होगा तो मैं आज फिर से पोस्ट कर दूंगा। वैसे मैंने पोस्ट किया था सभी जगहों पर, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कल मैंने एक सवाल दिया था कि गवर्नर की जो शक्तियाँ हैं ये संघवाद को या फेडरलिज्म, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। पेड ग्रुप में आंसर चेक करता हूँ तो वहाँ पर जहाँ पर कारण परिणाम दिए जाते हैं या जहाँ पर पूछा जाता है इसका पक्ष विपक्ष क्या होगा, स्टूडेंट धड़ल्ले से लिख लेते हैं। जहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जाता हूँ वहाँ पर बच्चों को कलम नहीं चल पाते हैं। जैसे संघवाद को गवर्नर की शक्तियाँ किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, फेडरलिज्म को जो गवर्नर की शक्तियाँ दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस प्रकार से इफेक्ट डालती है, किस प्रकार से प्रभावित डालती है, ठीक है। अब इस सवाल को बहुत सारे लोग लिख नहीं पाए क्योंकि उनको संघवाद का समझ नहीं था। संघवाद का तात्पर्य होता है, पहली बात तो ये कि शक्तियों का बंटवारा। पहली बात तो ये समझिएगा, सामान्य भाषा में, बिल्कुल लेमैन में, संघवाद का तात्पर्य होता है भाई शक्तियों का बंटवारा। एक ऐसा संघ जहाँ पर शक्तियाँ जो है किसी एक के हाथों में केंद्रित नहीं होंगी, बटा हुआ होगा, यानी कि सेंटर और राज्य के बीच में, स्टेट के बीच में, जो राज्य होता है उसके बीच में क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। अब ये शक्तियाँ कभी इसके पक्ष में जाएंगी, कभी इसके पक्ष में जाएंगी। संघवाद क्या होता है कि जब जब शक्तियों का समुचित ढंग से बंटवारा किया जाएगा तो हम बोलेंगे कि संघवाद को इंक्रीज कर रहा है। जब जब शक्तियों का संकेंद्रण होगा, यानी कि कहीं एक जगह पर केंद्रित की जाएगी, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पर संघवाद का कमजोर किया जा रहा है। अलग अलग एक्ट के द्वारा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान के द्वारा संघवाद को बढ़ाने और कम करने की आपको दिख सकता है एग्जाम्पल। जैसे आर्टिकल 352, ये क्या है, ये है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ये क्या करता है, तो ये शक्तियों का संकेंद्रण कर देता है। किसके हाथों में करता है संकेंद्रण, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथों में सभी शक्तियों का संकेंद्रण कर देता है। इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से ये होता है कि आपका संघवाद जो है वो कमज़ोर हो जाता है। वहीं पर एक बॉडी है नीति आयोग। नीति आयोग क्या करती है, तो नीति आयोग जो है इस संघवाद को बढ़ावा देती है, यानी कि फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। किस प्रकार से, तो नीति आयोग कोई भी जो फैसला लेती है वो मोनोपोली से नहीं लेती है,
राज्यों से सहमति के आधार पर फैसला लिया जाता है। तो ये क्या कर रही है? तो ये संघवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो जो गवर्नर हैं, गवर्नर कुछ ने कुछ ऐसे भी काम किए होंगे जो संघवाद का उल्लंघन करता है, गवर्नर ने कुछ ऐसे भी काम किए होंगे जो संघवाद का क्या करता है? बढ़ावा देता है। जैसे कल जो मैंने सवाल दिया तो उसमें मैंने बोला था करंट सिनेरियो में इसको लिखिए, तो बहुत सारे बच्चों ने तमिलनाडु और केरल का तो एग्जाम्पल दिया ही, जो कि बिल्कुल सटीक था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेंस का डिस्कशन इसी प्रकार से होता है, वन लाइनर पढ़ने का जमाना चला गया। सुनिए, बहुत सारे बच्चों ने तमिलनाडु और केरल का तो एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर संघवाद को कमज़ोर किया गवर्नर साहब ने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक पक्षीय हो गए। आपने बिहार का क्यों नहीं सोचा? बिहार में जो पार्टी है उसने जातिगत आधार पर क्या किया? आरक्षण लाया, 75% का आरक्षण। और जो केंद्र की पार्टी है, जो केंद्र की सरकार है, वो चाह रही थी कि जातिगत न तो जनगणना होना चाहिए और न ही जातिगत आरक्षण मिलना चाहिए। 75% के आसपास, 65% मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी गवर्नर ने उस बिल को बिना किसी दुविधा के पारित कर दिया, साइन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि भाई केंद्र सरकार की इच्छा ना होते हुए भी गवर्नर ने क्या किया? उस चीज़ को पारित किया। वो हो सकता था कि वो बोल देता कि मैं ये एक्ट जो है वो राष्ट्रपति महोदय के लिए रख देता हूँ। गवर्नर के पास तो ये विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, नहीं रखा उन्होंने। ना तो होल्ड किया, ना तो रोका, बल्कि उसको पारित भी कर दिया। तो ये किसका उदाहरण था कि भाई संघवाद जो है यहाँ पर बढ़ावा भी दिया गया बिहार में, जहाँ पर सेंटर की पार्टी ना तो इस चीज़ को लेकर सहमत थी कि जातिगत रूप से जनगणना होना चाहिए, ना तो जातिगत आरक्षण पर वो पूर्ण रूप में पहले सहमत थी। लेकिन बाद में जो गवर्नर महोदय हैं उन्होंने क्या किया? उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया, उस चीज़ को परमिट कर दी, उस चीज़ को अनुमति दे दी। इसके कारण से क्या हुआ? संघवाद का कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ावा दिखता है। जो नदी जल आयोग वगैरह है, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, बहुत सारे बनाए गए हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। संघवाद हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। एक गवर्नमेंट आती है तो संघवाद कमज़ोर होता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो संघवाद मजबूत होता है। तो इसको ध्यान रखिए, गवर्नर की शक्तियाँ केवल खराब ही तरीके से संघवाद को प्रभावित नहीं करती हैं, पॉजिटिवली भी इफेक्ट करती हैं। आप इसका एग्जाम्पल देना चाहिए था आपको। ओके, अगला जो न्यूज़ है वो क्या है? तो वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। देखिए, चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कल के आईआर का वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने भारत और यूएस रिलेशन बनाया था। मुझे पता है मैं आपसे 5,000 फीस जब लूँगा तब आप जाके वही वीडियो देखेंगे, लेकिन जब आपको मैं फ्री में उपलब्ध करवाता हूँ वीडियो तो आप नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऐਵੇਂ ही होगा। आप जाकर देखिए कितना डेप्थ तक मैंने समझाया था, जिसमें मैंने बेसिक जो समझाया था आईआर का क्या, कि जब भी किसी दो देश के रिलेशन को देखना है तो उसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर अगर आपने ढूंढ लिया, उसके इर्द गिर्द अपने आंसर लिखाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए भारत और नेपाल रिलेशन आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, तो क्या होता है तरीका सॉल्व करने का? उसको फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 100% सही सॉल्व कर सकते हैं, बस 2-4 फैक्ट याद होने चाहिए आपको। क्या कह रहा हूँ मैं? मान लीजिए भारत और नेपाल का रिलेशन। अब आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जिस पर भारत और नेपाल जो है वो एक हो सकते हैं, यानी कि उन दोनों को ज़रूरत है। कॉमन इंटरेस्ट ढूंढिए उन दोनों में। कॉमन इंटरेस्ट जब आप ढूंढ लेंगे, उसके इर्द गिर्द अपना आंसर लिख दीजिए, हो गया आंसर आपका। ठीक है भाई, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन तरीका होता है ये। कम तैयारी में कई बार सवालों को आपको लिखना पड़ेगा। मेंस में सभी सवाल आपको नहीं आ रहे होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे। अब जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन है, कल मैंने भारत यूएस समझाया था, इसको मैं डिटेल में आपको आईआर वीडियो में समझाऊंगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का। आज के आर्टिकल पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन है, इसमें पहला चीज़ क्या देखेंगे आप कि कॉमन कौन सा इंटरेस्ट है भाई, कहाँ पर दोनों देशों का समान साझा हित यहाँ पर है। या तो कोई कॉमन शत्रु होगा, या तो कोई कॉमन मित्र होगा, या तो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, या तो कॉमन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होगा। तभी दो देश क्या होते हैं, आपस में पास आते हैं, नहीं तो वो कभी भी पास नहीं आएंगे। अब चाइना के साथ पहले ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, लेकिन आफ्टर कोविड इनका रिलेशन बहुत ही ख़राब हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है मूल रूप से एग्रीकल्चर आधारित इकोनॉमी है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। एग्रीकल्चर और सेवा सेक्टर उसका मजबूत है। एग्रीकल्चर, वहाँ बड़े बड़े फार्म हैं, तो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसको एक्सपोर्ट करता था वो? पहले चीन को एक्सपोर्ट करता था। लेकिन आफ्टर कोरोना, जब कोरोना का इल्ज़ाम ऑस्ट्रेलिया ने खुलेआम किस पर लगा दिया? चीन पर लगा दिया। क्वाड जैसे संगठन का गठन हुआ, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का संबंध चीन से कमज़ोर पड़ने लग गया और भारत के साथ मजबूत होने लग गया है। इसीलिए ये जो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, किस क्षेत्र में लिखा हुआ भाई? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में।
इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, यहाँ पर हिंद प्रशांत की बात हो रही है, जहाँ पर ये दोनों देश अपने साझा हित को साझा करते हैं। और किस प्रकार से कि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, दोनों देश जो हैं वो तानाशाही को नहीं मानते हैं, दोनों देश यूएन क्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो समुद्र पर आधारित कानून का प्रणाली है उसकी बात करते हैं। दोनों देश ये चीज़ बोलते हैं समुद्र में निर्बाध आवागमन होना चाहिए, भाई किसी का कोई इसमें नहीं चलना चाहिए, इकोनॉमिक रूप से किसी का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। और कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट किसको मानते हैं? चाइना को मानते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। आईआर के कुछ बेसिक सिद्धांत, मैं आईआर अच्छा पढ़ाता हूँ, यकीन मानिए, वीडियो जाकर देखिए फिर बोलिएगा आप मुझे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए आज के आर्टिकल पर चलते हैं। आज का आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है आज का आर्टिकल? तो देखिए, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। कौन कौन से राज्य में हो रहा है भाई? तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, एमपी के बाद कहाँ पर हो रहा है? मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर के बाद और कहाँ पर हो रहा है? तो राजस्थान में चुनाव हो रहा है। तो ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। मणिपुर नहीं, मिजोरम है शायद, मिजोरम में चुनाव हो रहा है। मिजोरम में आप मुझे पहली बात तो मैंने बार बार बताया कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो पहली चीज़ वहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पर विधान परिषद है कि नहीं है। दूसरी चीज़ क्या देखना है कि भाई कितने असेंबली के सीट हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ मुख्य रूप से आपको देखना पड़ेगा। बाकी पार्टी वार्टी नहीं याद करना है आपको, बस ये 2 चीज़ देखना है कि कितने असेंबली के सीट है और वहाँ पर विधान परिषद है या नहीं है, बस यही आपको देखना है। अब देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव से जुड़ी हुई प्रणालियों पर सवाल पूछे जाने की संभावना अधिकांश होती है। और खास तौर से और क्या है, तो देखिए इस चुनाव के बाद, ये 5 राज्यों के चुनाव के ठीक बाद आम चुनाव है भारत में। लोकसभा का इलेक्शन अगले साल फिर से अपने देश में चुनाव का होगा, अगले साल 5 सालों के लिए फिर से गवर्नमेंट किसी की बनेगी। तो इसलिए चुनाव का माहौल तो लगभग में है ही। अब इस साल से शुरू हो गया, तब जाके कब खत्म होगा? तो मई के बाद से चुनाव का माहौल खत्म होगा। ओके, तो राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसके वित्त पोषण को लेकर द हिंदू में डिटेल आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों भाई? क्योंकि समझ भी तो बननी चाहिए। अब इससे जुड़े हुए सवाल अगर पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वहाँ पर इसको यूज कर लेंगे हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले एक संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ बनाई जाती है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाल ही अपनी सुनवाई पूरी की, जहां चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी, जहां पर चुनावी बॉन्ड योजना जो है ना उसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मुख्य रूप से मतदाताओं के सूचना का अधिकार और दानदाताओं की गोपनीयता व परस्पर विरोधी पहलुओं पर विचार किया गया कि जो मतदाता हैं उनका सूचना का अधिकार है, और जो चुनाव बॉन्ड भर रहा है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि भाई इसके बारे में हम नहीं बताएंगे आपको, कौन भर रहा है, क्या भर रहा है, कितना रुपया भर रहा है, ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं दी जाती है पब्लिक को। तो इसी को लेकर यहाँ पर पिटीशन डाला गया था। चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता की आवश्यकता इन कार्रवाइयों में केंद्रित चिंता का विषय रही है। इस संदर्भ में चुनाव के राज्य वित्त पोषण यानी कि जो या सार्वजनिक वित्त पोषण में पुनर्विचार का विषय एक बार फिर से सामने आया है। देखिए इन्होंने क्या बोला, इस लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ कि क्यों ना स्टेट जो है वही फंडिंग करे। स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य से है, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट है, यहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है। यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार क्यों ना चुनावों के लिए सभी पार्टियों को उनके आकार के हिसाब से क्या करे, तो पैसे बांट दे। पैसे बांट देगी तो क्या होगा कि उन राजनीतिक पार्टियों के पास पैसे आ जाएंगे, और पैसे आने से क्या होगा, वो चुनाव लड़ लेंगे। तो ये जो आपको देखते हैं कि ये फंडिंग करना पड़ता है, चंदा करना पड़ता है, इसको रोक दिया जाएगा। या फिर सार्वजनिक वित्त पोषण होना चाहिए कि भाई लोगों से पैसा इकट्ठा करके दिया जाए। आप समझिएगा ये क्यों बोला जाए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र की रक्त होते हैं, वो हमारे धमनियां होते हैं, उनके बिना आप क्या हो सकता है, लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। देखिए ये भी आइडिया आता, दुनिया के कई सारे लोकतांत्रिक देशों में ये चीज़ है कि चुनावों के लिए पार्टियों को क्यों ना भारत सरकार पैसा दे दे या राज्य सरकार पैसा दे। इससे क्या होगा, इससे सरकार को पता होगा कितना पैसा किसको दिया है, और उनको उतना ही पैसा खर्च करना ये भी पता होगा, है ना। तो ब्लैक मनी जो इतना ज़्यादा चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि 100% सही होगा? चलिए पढ़ते हैं। चुनावों का राज्य वित्त पोषण, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है जो सरकार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया में सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और वित्तीय सहायता प्रदान करने से क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई गरीब आदमी भी सोचेगा कि मैं चुनाव लड़ूँ तो वो लड़ लेगा। अब आपको समझ में आया पॉजिटिव और निगेटिव किस प्रकार से सोचा जाता है। हमेशा आप गलत ही सोचते हैं। अब इसका निगेटिव क्या हो सकता है, निगेटिव ये हो सकता है केंद्र में जिसकी सरकार होगी, राज्य में जिसकी सरकार होगी, वो अपनी पार्टी को क्या करेगी, झोला भर के पैसा दे देगी। ये भी तो हो सकता है।
यह वित्त पोषण आमतौर पर सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होता है और इसका उद्देश्य निजी दान पर निर्भर को कम करना, राजनीतिक अभियानों में निहित स्वार्थों के संभावित प्रभाव को कम करना। अब मान लीजिए अंबानी साहब ने किसी को फंडिंग की, मान लीजिए ए नामक पार्टी है जिसको अंबानी साहब ने फंडिंग की, तो अंबानी साहब अगर देंगे करोड़ों रुपए तो कुछ तो उम्मीद करेंगे। तो जब सरकार पैसा देगी तो इससे क्या होगा, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोली होगी कि राजनीतिक पार्टियों को अपने काम निकलवा लेना भारी भरकम चंदा देकर, वो मोनोपोली क्या हो सकती, टूट सकती है। तो ये जो प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या उद्योगपति हैं या अमीर लोग हैं, ये अगर चाहेंगे कि हम सरकार में कुछ बदलाव कर ले अपने सिरे से, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो या अपने लिए कोई एक्ट बनवा ले तो वो नहीं कर पाएंगे। वो अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो सार्वजनिक वित्त पोषण का यही क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसका कुछ नुकसान भी होगा जो हम देखेंगे। उद्देश्य तो आपको पता चल ही गया। राज्य वित्त पोषण के प्रकार क्या होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष वित्त पोषण, स्टेट जो आपका फंडिंग करता है उसका भी टाइप होता है। तो पहला होता है कि भाई डायरेक्ट रूप से क्या कर दिया, तो फंडिंग कर दिया। इसमें सरकार राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियान समर्थन के लिए प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता प्रदान करते हैं। अब इससे ये भी तो होगा बेनिफिट, नुकसान ये भी तो होगा, नुकसान ये भी तो होगा। क्या होगा, हर कोई क्या करेगा, मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँ, मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँगा। भारत के युवाओं वैसे ही बेरोजगारी बहुत है। जब उनको पता चलेगा कि इलेक्शन में खड़ा होने पर पैसा मिल सकता है तो सारे ही खड़े हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अप्रत्यक्ष वित्त पोषण में सब्सिडी युक्त या मुफ्त मीडिया पहुंच, कर लाभ, अभियान सामग्री के लिए सार्वजनिक स्थानों का मानार्थ उपयोग, उपयोगिताओं, यात्रा व्यय, परिवहन और सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। कि भाई इनडायरेक्टली रूप से अगर आप फंडिंग करना चाहते हो, प्रचार प्रसार के लिए हम आपको पैसा हम डायरेक्ट कंपनी को ही दे देंगे, आप वहाँ प्रचार कर लीजिए। अभियान सामग्री के लिए डायरेक्ट हम ही प्रिंट करवा के आपको दे देंगे, पोस्टर बैनर जाओ छापो, हम पैसा दे देंगे। पैसा नहीं देंगे आपके हाथ, तो हम पोस्टर बैनर छपवा के दे देंगे आपको। और क्या करेंगे हम, आप जो घूमने फिरने प्रचार करने के गाड़ी लेकर जाओगे उस गाड़ी का खर्चा हम दे देंगे, चलिए ले जाइए। परिवहन और सुरक्षा का भी खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन आपके हाथ हम पैसा नहीं देंगे हम। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट रूप से फंडिंग करेगी। कौन करेगी, स्टेट। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऑप्शन बताया जा रहा है किसका, तो चुनावी बॉन्ड जैसी चीज़ों में जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, गोपनीयता का दिक्कत आ रहा है और किसका दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का दिक्कत है, हमें जानने का अधिकार है, और भारत सरकार और इस एक्ट में लिखा हुआ गोपनीयता का अधिकार है। अभी इसी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन ये, इस पर विचार किया जा रहा है। सवाल कैसे पूछेगा आपसे, सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि राज्य द्वारा वित्त पोषित चुनाव की अवधारणा जो है, जो स्टेट द्वारा फाइनेंस किया हुआ जो इलेक्शन की अवधारणा है, वो किस प्रकार से भारत में उपयोगी साबित हो सकता है। उसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट्स को लिखिए, तो इसी में आपको लिखना पड़ जाएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के में चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण की स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौजूदा राज्य वित्त पोषण उपाय में आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों के लिए राज्य विधानमंडल चुनाव, पंजीकृत राज्य दल के लिए सार्वजनिक प्रसार, पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर मुफ्त एयर टाइम आवंटित करना होता है। देखिए जो आपका जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, नेशनल पार्टी होता है ना, उनको ब्रॉडकास्टिंग के लिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए थोड़ी देर फ्री में उनको एयर टाइम दिया जाता है, जिससे आप टीवी पर, रेडियो पर फ्री में अपना प्रचार करवा सकें। किसको बोला जाता है, नेशनल पार्टी को। नेशनल पार्टी का दर्जा कितनी पार्टियों को ना मिला हुआ है, आप मुझे बताइएगा संख्या। पिछले बार किसी को हटाया गया था नेशनल पार्टी के दर्जे से और किसी एक को शामिल भी किया गया है। तो आपसे मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में बताइएगा मुझे। राजनीतिक दलों को सुरक्षा, कार्यालय स्थान, उपयोगिता, सब्सिडी जैसे कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी और स्टेट लेवल पार्टियों को ही ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, सभी को नहीं प्राप्त होता है। भारत में अप्रत्यक्ष राज्य वित्त पोषण का एक दूसरा रूप यह है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर के भुगतान से छूट दी जाती है। आईटी, जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 13A में निर्धारित किया गया है, इनको आईटी से भी छूट दी जाती है। अब देखिए बहुत सारी समितियों ने क्या क्या कहा है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, समिति ने संवैधानिक, विधिक और सार्वजनिक हित कारणों से चुनाव के राज्य वित्त पोषण का समर्थन किया। समिति ने माना कि यह विशेष रूप से सीमित वित्तीय संसाधन वाले दलों के लिए निष्पक्ष एक समान अवसर प्रदान करेगा। अब मान लीजिए कोई एक छोटी सी पार्टी है जो कहीं पर बनी है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो पार्टी जो है उससे लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि पब्लिक का मुद्दा उठाती है। मान लीजिए कोई एक ऐसी पार्टी है, अब उसको पैसा चाहिए भाई, तो जब राज्य वित्त पोषण करेगा तो उस वैसी पार्टियों को क्या होगा, फायदा होगा। जो ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ छोटी पार्टियां होंगी उनको क्या होगा, फायदा होगा। भारतीय विधि आयोग ने 1999 में क्या कहा, आयोग ने माना कि राज्य द्वारा कुल वित्त पोषण वांछनीय है और बशर्ते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से धन लेने से बचें। उन्होंने बोला कि ठीक है, भारत सरकार, राज्य सरकार पैसा दे देगी इनको चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पहले राजनीतिक दल ये बोलें कि हम कहीं और से पैसा नहीं लेंगे। लेकिन इतने ईमानदार तो भारत में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। आयोग द्वारा राज्य वित्त पोषण के शुरुआत से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक नियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया गया कि भाई ये क्या करो, तो एक पहले बॉडी बनाओ, रेगुलेटिंग बॉडी बनाओ। क्या करो, एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाओ
जो देखेगी कि किसको कितना पैसा दिया गया है और कितना कौन पैसा खर्चा कर रहा है। तो एक बॉडी तो पहले से ही है, उस बॉडी का नाम है चुनाव आयोग। वो तो इस चीज़ पर निगरानी करती ही है कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है। लेकिन उसके सामने सारे झूठे बिल दे दिए जाते हैं और कितने ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं चुनाव में, तो वो तो आप जानते ही होंगे। एक मुखिया के इलेक्शन में लोग 10 लाख रुपए फूकाते हैं। 10 लाख तो मैं कम ही बोल रहा हूँ। ये कैसे हो पाता है भाई? तो ये इसी प्रकार से हो पाता है कि चुनाव आयोग, ये अलग अलग बॉडियाँ तो हैं लेकिन वो सही से निगरानी नहीं कर पाती हैं। द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2008 ने क्या बोला? चुनाव खर्चे का अवैध और अनावश्यक वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए आंशिक राज्य वित्त पोषण की वकालत की कि भाई आप पार्सली क्या करो, तो आप इनको क्या करो, पार्सली रूप से थोड़ा बहुत पैसा दे दो, आंशिक रूप से, मतलब कि संपूर्ण रूप नहीं। अब 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो आप 50 रुपया दे दो, ठीक है। बाकी 50 रुपया क्या करेंगे? अपने जेब से खर्चा करेंगे। शासन में नैतिकता के मुद्दे को संबोधित किया और अनुचित वित्तीय प्रभाव को कम करने के उपायों की अनुशंसा की। यूपीएससी पेपर 4, अगर एथिक्स का पेपर आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ों को लिखना पड़ता है आपको, क्योंकि चुनाव वित्त पोषण से जुड़ी हुई चीज़ें कई बार एथिक्स में भी पूछ ली जाती हैं। अगला क्या है? अगला है आपका राष्ट्रीय संविधान कार्यकारण समीक्षा आयोग 2001 ने क्या बोला? तो इसने बोला कि आयोग ने चुनाव के लिए सरकारी वित्त पोषण का समर्थन नहीं किया। इसने राज्य के वित्त पोषण विचार करने से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक सुदृढ़ नियामक ढांचे को लागू करने की शर्तों पर विधि आयोग की रिपोर्ट पर सहमति जताई थी कि भाई आप वित्त पोषण से पहले क्या करो, एक बॉडी बनाओ जो राजनीतिक दलों को थोड़ा सा डंडा लेकर सही करे, क्योंकि ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी मनमानी करते हैं। इनको पहले सही करो, पहले इनमें तो नैतिकता लाओ, फिर जाके स्टेट इलेक्शन फंडिंग की बात करना। भारत चुनाव के लिए राज्य वित्त पोषण के पक्ष में प्रमुख तर्क क्या है? तो एक समान अवसर प्रदान करेगा, यानी कि अगर भारत सरकार फंडिंग करेगी तो गरीब अमीर सबके लिए चुनाव लड़ना आसान होगा। भ्रष्टाचार को कम करना होगा इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा किस पर? तो ब्लैक मनी पर, जो बेपरवाह तरीके से, और इतने सारे ब्लैक मनी का निवेश होता है किसमें? तो चुनावों में, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। तो आपने देखा होगा कि खर्चे दिखाते हैं ये लोग कितना, तो 60 लाख 65 लाख रुपए हमने खर्चा किया है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन दरअसल में ये करोड़ों में खर्चा होता है। इतने पैसे खर्चे करते हैं ये लोग, कहाँ से लाते हैं इतने पैसे? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो कोई ना कोई तो उसका स्रोत होगा, कोई आसमान से तो टपकता नहीं है, कोई तो झोला में लेके पहुँचाया ही होगा, तभी तो आते हैं ना। तो ये क्या है? तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा कि कमज़ोर लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, सभी को जब समान पैसा मिलेगा तो उससे क्या होगा? सभी के लिए चुनाव लड़ना आसान होगा। राजनीतिक दलों को सशक्त बनाना होगा इससे राजनीतिक दल जो है वो क्या होंगे? सशक्त बनेंगे। और जब छोटे छोटे राजनीतिक दलों को वित्त पोषण मिलेगा तो उससे क्या होगा? उससे जनता के पास ऑप्शन बढ़ेगा। आपने इस चीज़ को सुना ही नहीं जब मैंने आपको बोला था कि जो मन होगा सब चुनाव लड़ लेंगे, तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी था। वो पॉजिटिव पॉइंट क्या था? वो ये था कि भाई कि जनता के पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे उसके बाद। अब देखिए इसके विपक्ष में भी तो कुछ पॉइंट होंगे कि भाई क्यों देना चाहिए, क्यों स्टेट को फंडिंग करना चाहिए, तो विपक्ष में भी पॉइंट आपको तैयार करना पड़ेगा। पहला क्या है? करदाताओं पर बोझ। ठीक है, गरीबों का, वंचितों का, देश का, सेना का, अब तो राजनीतिक दल का भी, इसका भी बोझ किस पर डाल दो? तो करदाताओं पर। बाकी सभी के तो बोझ नहीं होते हैं, बाकी सब तो हमारे देश के लिए खर्चा होता है, लेकिन राजनीतिक दलों को तो अपना खर्चा खुद से उठाना चाहिए। या तो ऐसा करो कि साथ जितने सांसद, जितने विधायक देश में काम करते हैं और उन सबको जो पैसा मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, आवास मिलता है, उन सब पैसा में कटौती कर दो, उनको केवल और केवल उनका वेतन दो, बाकी सारे खर्चे उनके आज से बंद। और उन सारे खर्चों को राजनीतिक दलों को चंदा के रूप में दे देना चाहिए। घूम फिर कर तो पार्टी के पास ही पैसा जा रहा है, पार्टी के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते क्या राजनीतिक दल के नेता? बताइए मुझे। तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है। तो विपक्ष में पहला पॉइंट क्या होगा? मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा था ये सब चीज़ें, लेकिन विपक्ष में पहला पॉइंट क्या होगा कि भाई करदाताओं पर इसका भी बोझ क्या होगा? पड़ जाएगा। ओके, दुरुपयोग की संभावना है। इससे क्या होगा? राज्य निधियों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं और सार्वजनिक संसाधन दुरुपयोग या विचलन को रोकने के लिए कड़े नियम, जवाबदेही उपायों की आवश्यकता पर बल देते हैं कि भाई दुरुपयोग हो सकता है बहुत सारा पैसा का, निर्भरता का भी जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कार्यान्वयन संबंधी चुनौती भी इसके बाद देखने को आपको मिल सकती है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या किया जा सकता है। स्टेट फंडिंग इलेक्शन में किस प्रकार से सही है, गलत है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को तैयार करके रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड को थोड़ा सा सीरियसली एग्जामिन करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी अनियमितताएं हैं इसमें, बहुत सारी खूबी भी है इसमें, इसलिए इसको तैयार करके रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है बंधुओं? तो अगला न्यूज़ है कि देखिए ये कौन है? तो आलोक कुमारी जी हैं और फॉर्मर पावर सेक्रेटरी हैं, और मतलब कि ऊर्जा के सचिव रहे हैं पहले।
और इन्होंने क्या बोला है कि देखो बहुत सारा पैसा हमें और चाहिए, किसके लिए? तो अगर भारत के जो एनर्जी निर्भरता है, भारत की जो एनर्जी निर्भरता है कोयले पर, अगर हम उसको कम करना चाहते हैं, अगर हम उसको रिन्यूएबल बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें और भी ज़्यादा फंडिंग चाहिए। किसने बोला है? तो आलोक कुमार जी ने बोला है। एक आपको और मैं कंट्राडिक्शन बताता हूँ, क्या बताता हूँ वहाँ, तो देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कॉप का आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? आप मुझे बताइएगा ज़रा, एक सेकंड रुक जाइए। कॉप का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कॉप 28 कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है दुबई में। ये चीज़ क्लियर है, यानी कि यूएई में हो रहा है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, उसके बाद से कतर, बहरीन और इराक, ईरान, वेनेजुएला, ये सब किस लिए जाने जाते हैं? ये सारे के सारे तेल उत्पादक देश हैं। तेल यानी कि कार्बन, फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि ये जो तेल उत्पादक देश है, वहीं पर किसका आयोजन हो रहा है? कॉप का। कॉप किस लिए काम करती? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दुनिया के टेम्परेचर को 2100 ईस्वी तक, 2100 ईस्वी तक हमें 1.5 डिग्री बढ़ने से रोकना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत की तरफ में बढ़ना पड़ेगा। कोयला, तेल, इन सब को छोड़ना पड़ेगा। और ये बैठक किस देश में हो रहा है? जिसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो तेल ही है। तो यही तो दुनिया है, जो तेल उत्पादन करता है, वही कॉप का आयोजन कर रहा है कि हम दुनिया को क्या करेंगे? हम प्रदूषण से बताएंगे, जलवायु परिवर्तन को होने से रोकेंगे। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि कॉप जो है वो कितना ज़्यादा दिखावटी बॉडी बनकर रह गया है, उसका एक नमूना है कि यूएई में कॉप का आयोजन हो रहा है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला। आलोक कुमार जी ने बोला कि भारत जो है ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है किस चीज़ को लेकर? तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 2030 तक हमने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और हम उसको पूरा भी कर लेंगे। इन्होंने बोला कि हम और भी बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं क्या बताऊंगा? आपको मैं बताऊंगा कि भारत की कोयले पर अभी कितनी निर्भरता बनी हुई है, ठीक है, और उसका समाधान क्या है, क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग पर ही मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोयला आधारित, रिन्यूएबल एनर्जी आधारित या फिर कॉप आधारित सवालों को लिखते हैं, तो उसमें किस चीज़ का उपयोग कीजिए? तो उसमें आंकड़ों का उपयोग थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। जैसे ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 2030 तक हम 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी का हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि भाई कम से कम हम बहुत बड़ी मात्रा में कोशिश तो कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम अपनाएं। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड भी नहीं है, हम तो डेवलपिंग देश हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे। ये एक डेटा हो गया। या फिर और कौन सा डेटा? या 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। या फिर कोयले पर आधारित अभी हमारी बिजली का उत्पादन कितना होता है और हमने लक्ष्य क्या रखा हुआ है। ये कुछ आंकड़ों में जब आप बताएंगे ना, तो आंसर इंटरेस्टिंग होता है। थोड़ा सा समझ में आ रही होगी चीज़ें आपको। तो वही आंकड़ों के बारे में आपको बता देता हूँ, और कुछ नहीं तो कम से कम अंदाज़ा जरूर रखिएगा भाई 50% से ज़्यादा। कहीं पर यही लिख दिया आंसर में कि 50% या मान लीजिए 70%, कि आज भी भारत 70% से ज़्यादा एनर्जी के लिए कोयले पर निर्भर है। ये लाइन लिख दिया। तो ये 70% दिखेगा ना किसी को आंसर में, तो वहाँ पर आपके मार्क्स इंक्रीज होने की थोड़ी सी संभावना होती है। ये छोटे छोटे ट्रिक मैं बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन। ओके, चलिए देखते हैं कोयले पर निर्भरता क्या है हमारी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 60% से ज़्यादा कोयले से उत्पादित होता है। कितना परसेंट? 60%। आवाज़ से ध्यान रखना है कि 60% कोयले से होता है, बाकी 40% जो है वो अदर सोर्स से होता है। अदर सोर्स में कुछ भी हो सकता है, अब डैम भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोयला नहीं होगा, वो 40%। ओके, यह देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज के कहाँ से उत्सर्जित होता है? यही कोयले से होता है। गैर जीवाश्म स्रोत लगभग 40% हिस्सेदारी रखते हैं। वर्ष 2022-2023 में कोयले आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 8.68% की वृद्धि देखी गई है। कोयले आधारित विद्युत संयंत्र में हमने ग्रोथ कर लिया है, कोयले से और ज़्यादा बिजली बना रहे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मांग बहुत ज़्यादा बिजली का हो रहा है। देखिए दरअसल होता क्या डेवलपिंग कंट्री के साथ समस्या। सोचिए थोड़ा सा, जब मैं सोचिए बोलता तो सोचिए, एक इकॉनमी है जिसको ग्रो भी करना है और उसको एनर्जी भी ऐसे स्रोत से लेना है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लागत ज़्यादा होता है। कोयले में लागत तुलनात्मक रूप से कम होता है।
ठीक है। और जैसे रिन्यूएबल जो स्रोत होते हैं उसमें लागत तुलनात्मक रूप से कंपेयर करेंगे अगर आप तो ज़्यादा होता है। अब हमारे साथ समस्या क्या है, हमें कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस कम भी करना है, रिन्यूएबल को बढ़ावा भी देना है और हमें अपनी इकोनॉमी को भी दोहरा कर रखना। भाई 140 करोड़ लोगों को बिजली चाहिए, उनको कार चलाने के लिए बिजली चाहिए, फ़ोन चलाने के लिए बिजली चाहिए, देश की इकोनॉमी को, कंपनी को, फैक्ट्री को, मॉल को, सड़क को, सबको बिजली चाहिए ना। तो उतनी बिजली हम लाएं कहाँ से? तो ये दो तरफा हम समस्या का सामना कर रहे हैं और इस बीच में हम सामंजस्य बढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कोयले के विद्युत में हमने उत्पादन में बढ़ोतरी भी देखी है, लेकिन साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के भी स्रोत में हमने बढ़ोतरी देखी है कि रिन्यूएबल एनर्जी से भी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सों से। 2024 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1750 बिलियन यूनिट तय किया गया था, जिसमें 75% अधिक तापीय स्रोत यानी कि मुख्य रूप से कोयले से अपेक्षित है। भारत को कोयले पर निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? तो प्रदूषण को कम करने में इससे मदद मिलेगा। देख ही रहे हैं आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाका, दिल्ली क्यों बोलता हूँ मैं बार बार यार, दिल्ली क्यों बोलता हूँ मैं, पूरा नॉर्थ इंडिया का यही हाल है कदाचित। अगर आप दिल्ली से कुछ दिन पहले ही फ्लाइट से गया था घर, तो आपको बताता हूँ कि जब आप यहाँ से जाएंगे ना पटना की तरफ में, तो पूरा आपको आसमान में काला ही दिखेगा। आप सही सुन रहे हैं, पूरा काला ही देखिएगा। दिल्ली का छोड़िए, पटना भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, वहाँ का भी पार्टिकुलेट मैटर का जो स्तर है बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। वो पटना को छोड़िए और उधर बढ़ जाइए, कलकत्ता जाइए, कलकत्ता का प्रदूषण का स्तर देखिए। तो यानी कि पूरा जो आपका इंडो और गंगा का प्लेन है, जो सिंधु और गंगा का प्लेन है, उस पूरे प्लेन में ही ये समस्या देखने को मिलती है। कहीं पर भी कम और ज़्यादा नहीं है, कहीं पर हाँ जैसे दिल्ली है तो आस पड़ोस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी अगर आप पूरा उत्तर भारत टहलेंगे तो उसमें यही समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है। सही सुन रहे हैं आप, गाँव घर शहर सब जगह एक ही हालत है। ओके, तो ये पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है। तो एक हमें प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगा। अगला कौन सा मदद मिलेगा भाई? तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की ओर आगे बढ़ सकते हैं हम धीरे धीरे। इसके कारण से क्या होगा कि हम रिन्यूएबल सोर्स को अपना सकते हैं, जल की कमी को दूर कर सकते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों को शीतलन व अन्य प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो ये जल को भी हम लोग बचा सकते हैं। इससे क्या होगा, जल को जो हम बचाएंगे तो हम वाटर को भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे तो बचा लेंगे। आयात कम करना, भारत के यहाँ पर, भारत में अपने देश में कोयले का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हम खर्चा करते हैं। तो हमें इंडोनेशिया से, बाहर के देशों से कोयला उठा उठा कर लाना पड़ता है। इसके कारण से भी हमें क्या होगा, उसमें भी कटौती करनी पड़ जाएगी और हमारा लाभ होगा। और इसके चक्कर में कोई अडानी कंपनी है, वो करोड़ों छाप रही है। आपको पता होगा, अपने न्यूज़ सर्च कीजिए जरा जाकर कि कोयले के चक्कर में कितना सारा पैसा कमाया है अडानी कंपनी ने। जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी का पक्षधर भी नहीं हूँ, आपको बस बता रहा हूँ। जो कोयला इंडोनेशिया में जब जहाज़ पर डाला जाता है तो अगर 100 रुपये का होता है, तो वही कोयला भारत में जब जहाज़ से उतरता है तो 1000 रुपये का हो जाता है। इतना बड़ा तक अंतर देखा गया है। रोजगार का सृजन होगा नवीकरणीय क्षेत्र में, वैश्विक प्रतिबद्धताओं का अनुपालन होगा। भारत जो दुनिया भर में बोलता आ रहा है कि हम रिन्यूएबल अपनाएंगे, तो उसका भी अनुपालन कर सकते हैं हम। भारत विद्युत उत्पादन के कोयले पर अपनी निर्भरता को कैसे कम कर सकता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 2030 तक हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। उसके अलावा सौर, पवन, पन विद्युत यानी कि पन बिजली जो होता है, बायोमास जैसे स्रोतों से हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं इन चीज़ों को। ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं। दक्षता क्या होता है भाई कि उतना ही बिजली मिलेगा आपको, लेकिन उतना ही बिजली में आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप 5 स्टार जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज़ कीजिए, जिसमें बिजली का खर्च कम होता है। जैसे जो पीला वाला पहले बल्ब आता था 100 वाट का, याद कीजिए, बहुत तेज़ चमकता था, उसकी जगह पर LED का यूज़ कीजिए। सड़कों पर LED लगाया जाना चाहिए और एनर्जी के रूप में एफिशिएंट जो इक्विपमेंट होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऊर्जा दक्षता। हमने काफ़ी अच्छा कर लिया है। पुराने व अकुशल कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना चाहिए भारत सरकार को। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना चाहिए कि भाई ग्रिड में केवल कोयले से ही उत्पादित एनर्जी ना आए, बाकी और भी स्रोत से अगर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है तो वो भी ग्रिड में आए, और उससे क्या हो कि सभी को रिन्यूएबल एनर्जी से भी क्या मिले, तो बिजली मिले। इसके अलावा और क्या कर सकती है भारत सरकार, ये आप खुद सोचिए क्या कर सकती है। सोलर एनर्जी को अपने स्तर पर बढ़ावा दे सकती है कि भाई लोगों को क्या बोले कि आप सोलर पैनल क्यों नहीं लगाते हो, घर पे लगा लो। सोलर पैनल लगाने का एक बार का खर्च होता है, हम उस खर्च में आपको 80% दे देंगे। मान लीजिए आपको 100 रुपया खर्च हो रहा है तो 80 रुपया भारत सरकार दे देगी। 20 रुपया आप खर्च कीजिए, आपके घर के ऊपर में सोलर पैनल लगा लीजिए, और सोलर पैनल लगाने से क्या होगा, आपके घर में बिजली का स्रोत मिल जाएगा और भारत सरकार को बिजली कम उत्पादन करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमी, हर चीज़ को हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं, और कुछ तरीके आपको भी सोचना चाहिए। सोचिए आप ऑफिसर हैं, आपको बोला गया कि भाई साहब एक प्लानिंग करो कि हमें एनर्जी को कम करना है अपने ज़िले भर में।
बहुत ज़्यादा आपके ज़िले में खपत हो रहा है, आप इसको कम कीजिए। तो आप कौन कौन से उपाय को अपनाएंगे ज़रा मुझे सोचिए और पॉइंट्स को लिखिए। इसी प्रकार से तैयारी होती, हर चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है गुरु। सोचो ज़रा 2-4 पॉइंट की किस प्रकार से आप लोगों को बोलोगे कि एनर्जी दक्ष बनिए, प्रचार प्रसार कर सकते हो, बच्चों को बता सकते हो, और क्या कर सकते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक कौन है भाई? तो ये माधुरी दीक्षित ही कहाँ से आ गई, चलिए देखते हैं क्या है। इवनिंग ऑफ म्यूजिक एंड डांस एज क्या लिखा हुआ है, 54th IFFI ओपन्स विथ ए स्टेरी सेरेमनी। ठीक है भाई, कहाँ पर हुआ है ये? तो ये हुआ है गोवा, पणजी में। पणजी में हुआ है क्या? तो ये पणजी में आयोजित हुआ है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपको मैंने बताया था कि इसमें आप एक असम के जो अहोम साम्राज्य के एक हैं उन पर 15 मिनट का एनिमेशन का वीडियो बना था, सैनिक कमांडर, जिनका लचित नाम है, और उनको उस एनिमे फिल्म को अवार्ड भी दिया गया। आपको क्या ध्यान में रखना है, 54th IFFI ओपन्स कहाँ पर हो रहा है? तो मतलब 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में किया जा रहा है, पणजी में। इसको बस आपको ध्यान में रखना है, ओके। ये आपसे पीटी में पूछा जाएगा। और जो लचित वाला न्यूज़ है, जो मैंने बताया कि असम साम्राज्य अहोम साम्राज्य के थे कमांडर, उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए अगला जो न्यूज़ है ये है I2U2 के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। क्यों भाई? तो देखिए चर्चा में आएगा, ये US के एक इन्वॉय हैं, मतलब वहाँ के एक टीम के हिस्से हैं, जो भी हैं, इनका नाम नहीं ध्यान में रखना है। और दरअसल हो क्या रहा है, इन्होंने बोला है कि इजराइल और हमास, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हमास को भारत सरकार आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। सही सुन रहे हैं आप, हमास को भारत सरकार ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती है। बहुत सारे यूरोप के देश और अमेरिका हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, लेकिन भारत सरकार हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती है। पहली बात तो ये क्लियर रखिएगा। आंसर लिख ले तो मैं इसको सही कीजिएगा। पहले मैंने भी कहीं एक बार पढ़ाया था तो मैंने गलती से बोल दिया था कि वो आतंकवादी है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हमास को भारत सरकार नहीं मानती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, फिलिस्तीन के लिए भारत सरकार का हमेशा समर्थन रहा है और उसको सपोर्ट भी करती आई है। 2 स्टेट जो सिद्धांत है इजराइल में, उसको भारत सरकार मानती है कि यहाँ पर इजराइल भी होना चाहिए और यहाँ पर पैलेस्तीन भी होना चाहिए। ये दोनों मानती है भारत सरकार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़ पर। इन्होंने, इन भाई साहब ने क्या बोला कि देखिए, एक है आपका IMEC, ये क्या है भाई? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही तो है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आपको पता होगा G20 में भारत, सऊदी अरब और यूरोप में एक तय किया कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, उसका काट निकालने के लिए भारत से UAE, सऊदी अरब होते हुए हम कहाँ तक जाएंगे? भूमध्य सागर से यूरोप चले जाएंगे, तुर्की को बाईपास करते हुए। एक ये इकोनॉमिक प्लान है। दूसरा कौन सा है? I2U2। इन्होंने बोला है कि जो इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चक्कर में ये जो दोनों संगठन हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। I2U2 में भी बाधा उत्पन्न होगी और IMEC तो चल ही नहीं पाएगा बिना उस जोन में शांति के, स्थिरता के। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ की चर्चा की। अब I2U2 के बारे में तो मैं बताऊंगा, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन I2U2 के बारे में आप आज को थोड़ा सा बता दूंगा, जिससे ये होगा कि भाई उसके बारे में सवाल आप लिख सकें। इतना तो बता ही दूंगा, ओके। चलिए देखते हैं I2U2 क्या। देखिए I2U2 क्या है? 4 देश, भारत, इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और USA द्वारा गठित एक नया समूह है। इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक व राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, जिसको इजराइल के आसपास का जो इलाका है उसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। इजराइल, तुर्की, सीरिया, इराक, ये सब होगा मिडिल ईस्ट। उसके बीच में और एशिया के बीच में आर्थिक राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत व्यापार, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ऊर्जा सहयोग व अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर समन्वय करना शामिल है। 4 देशों का यह समूह आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग आयाम है जिसमें आपको I2U2 सहयोग में काम करता हुआ दिखेगा। विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देता है। और इसके सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई? तो देख लीजिए एक बार इनका मैप।
ये रहा आपका, यहाँ पर इजराइल दिखेगा, यहाँ पर यूएई है, इधर भारत है, ये पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका आपको दिखाया मैंने, और आपका कौन सा यूएसए भी इसमें शामिल है। सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता है ये, पहला इसका फैक्टर भाई सुरक्षा में काम करना। दूसरा टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे ये, और क्या करेंगे, स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है इजराइल को पहले से ही। भारत भी अपनी क्षमता स्टार्टअप में बढ़ा रहा है, यूएसए भी इसमें सहयोग करेगा और यूएई को भी इसमें जुड़ना है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, इकोनॉमी को यूएई डायनेमिक बना रहा है। डायनेमिक का मतलब विविधता ला रहा है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी ला रहा है उसमें, कि तेल आधारित पर हम नहीं रखना चाहते हैं खुद को, हम और भी ज़्यादा जो सेक्टर है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इस वर्ष मई में एक परियोजना शुरू की जिसके तहत एक इजरायली कंपनी इकोपिया भारत में रोबोटिक सोलर क्लीनिंग प्रौद्योगिकी का निर्माण करेगी। जो सोलर पैनल बड़े बड़े लगाए जाते हैं, मान लीजिए 2 किलोमीटर का इलाका है, उसमें सोलर पैनल बहुत सारे लगे हुए हैं, लाखों सोलर पैनल लगे हुए हैं। अब उसको क्या करना है, उसको साफ़ करना है। तो एक मजदूर अगर साफ़ करने जाए तो कब तक साफ़ करेगा, तो रोबोटिक रूप से एक मशीन बनाया गया जो घूम घूम के सोलर पैनल को क्या करेगी, साफ़ करती रहेगी। इसको लेकर इजराइल की कंपनी काम कर रही है। खाद्य सुरक्षा पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, व्यापार और संपर्क को भी हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं I2U2 के तहत में, और संपर्क और कनेक्टिविटी को भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सब सेक्टर हैं अलग अलग जिसमें I2U2 क्या करेगा, काम करेगा, संपर्क और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये था आज आपका I2U2 से संबंधित फैक्ट। अब अगले बिहार स्पेशल पर चलते हैं, उसके बाद अपना न्यूज़ खत्म हो जाएगा। मधुबनी वाले कांग्रेचुलेसन, नालंदा वाले सबसे नीचे आ रहे हैं, दक्षिणी बिहार नीचे आ रहा है, मधुबनी जिला सही पर है। मधुबनी मेरे घर के बगल में ही जिला है ये, और मेरा स्कूल पड़ता था मधुबनी जिला में, घर पड़ता दरभंगा जिला में। विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने मधुबनी अव्वल और नालंदा सबसे नीचे। देखिए विभागीय जो योजनाएं हैं जो उसका लाभ पहुंचाने में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट सबसे नीचे है। अब थोड़ा सा ये तो हो गया ऊपर ऊपर का फैक्ट, इससे आगे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, चलिएगा। तो चलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए एक होता है क्या, प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ऐसा फेडरलिज्म जिसमें क्या होता है, कंपटीशन की भावना होती है केंद्र और राज्य के बीच में जब होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल फेडरलिज्म है। यहाँ पर वर्टिकल फेडरलिज्म हो रहा है, वर्टिकल रूप से कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब एक राज्य और दूसरे राज्य में जब कंपटीशन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, क्षैतिज रूप से प्रतिस्पर्धी संघवाद है, क्षैतिज प्रतिस्पर्धी संघवाद। अब इसको आप अंग्रेजी में कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए, लेकिन समझिएगा ज़रूर, ये जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ ना, ये यूपीएससी के सवाल का स्तर का मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ। कई बार वो इकोनॉमिक्स में यही लिख कर दे देता है कि जब एक राज्य और दूसरे राज्यों में हम लोग कंपटीशन करवा रहे हैं, किस मामले में, आपने सुना है कि भारत सरकार अलग अलग रैंकिंग निकालती है, किसको किसको लेकर, लॉजिस्टिक को लेकर निकालती है, SDG को लेकर निकालती है, पढ़ाई लिखाई को लेकर निकालती है, इकोनॉमी को लेकर निकालती है, साफ़ सफाई को लेकर रैंकिंग निकालती है। सब तो 2014 के बाद ही शुरू हुआ है ना। ये क्यों निकालती है, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धी संघवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जहां पर एक राज्य दूसरे राज्य से compete करे, एक राज्य दूसरे राज्य से आगे बढ़ने की प्रतिभा क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने के साथ में क्या करे, तो आपस में प्रतिस्पर्धा करे। इससे भला किसका होगा, देश का भला होगा। प्रतिस्पर्धी संघवाद नामक एक चिड़िया समझ में आ गया होगा। इसीलिए तरह तरह के रैंकिंग निकाले जाते हैं। रैंकिंग का उद्देश्य क्या होता है कि आपकी खामियों को आपके सामने रख देना, कि इस बार पटना टॉप पर नहीं आया, इस बार इंदौर टॉप पर आया, तो पटना के लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि भाई हम भी क्यों ना प्रयास करें, सरकारों को लगेगा हम भी क्यों ना प्रयास करें, और अगली बार पटना को ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। तो यही भावना शुरू की गई अब राज्य के स्तर से भी नीचे स्तर, यानी कि एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों ना कंपटीशन करवाया जाए, एक दूसरे गांव में क्यों ना कंपटीशन करवाया जाए कि भाई हमारा गांव ज़्यादा साफ़ है तो हमारा गांव ज़्यादा साफ़ है। सरकार को शासन करने का तरीका पता है और वो आपसे ही काम करवाएगी। यही है वो काम करवाने का तरीका जो आपको समझना चाहिए। आज तक केवल आपने इंडेक्स रटे होंगे। क्यों इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो जब आपसे ये पूछा जाए कि अलग अलग इंडेक्स क्यों जारी किए, तो क्यों क्या बोलेंगे कि हमें कंपटीशन पर आधारित फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, वर्टिकल रूप से भी, यानी कि केंद्र से राज्य, राज्य से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, और हॉरिजॉन्टल रूप में भी, यानी कि एक ज़िला से दूसरा ज़िला, एक राज्य से दूसरा राज्य compete करे। थोड़ा सा डीप गया, मैं समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको न्यूज़ को फैक्ट ऊपर लेते हैं। अब लूसेंट वाला टाइप फैक्ट होगा बस। 15 नवंबर 2023 को श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में जिलों की रैंकिंग जारी की। इस विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने मधुबनी जिला अव्वल रहा, जबकि नालंदा जिला सबसे निचले पायदान पर रहा। चलिए भाई नालंदा वालों थोड़ा सा देख लो अपने यहाँ भाई। श्रम संसाधन विभाग की इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर दरभंगा। गजब,
तीसरे नंबर पर समस्तीपुर जिला था, यानी कि पहले पर कौन, तो मधुबनी जिला, दूसरे पर दरभंगा मेरा जिला और तीसरे पर बगल में ही जिला है समस्तीपुर। जिले की क्रमवार रैंकिंग है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, छत्तीसगढ़, भभुआ, शेखपुरा। इतना नहीं याद करना, आप कौन जाएगा इतना रटने। विभागों की ओर से पिछले अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा। इसमें विभागों की ओर से पिछले 3 माह से जिलों की मासिक रैंकिंग बनाई जा रही है। अब देखिए बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है कि पिछले 3 माह से अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, तो हम कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार अक्टूबर में रैंकिंग को पब्लिक डोमेन में डाला गया। अब विभाग ने निर्णय लिया कि लगातार जिस जिले की रैंकिंग खराब होगी उस जिले के श्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ थी। ये क्या था, ये एथिक्स पेपर में भी यूज करेंगे, किसमें, तो आपको जवाबदेहिता को निश्चित करना पड़ेगा। भारत सरकार, बिहार सरकार इसी प्रकार जवाबदेही निश्चित करेगी कि जैसे ही पटना शहर की रैंकिंग खराब आई तो पटना के जो कर्ता धर्ता लोग हैं उन सबको हाजिर करो, जवाब मांगो, क्यों भाई, क्यों खराब आ रहा आपके यहाँ काम। इससे क्या होगा, सरकार के अधिकारियों की जो है उनकी जवाबदेही बढ़ेगी, किसके प्रति, तो जनता के प्रति। ओके, अधिकारियों के मुताबिक विभाग की योजनाओं को 9 मानकों पर जिला का चयन किया गया है। कौन कौन से, अब देखिए कोई तो पैरामीटर होगा ना जिसके आधार पर हम रैंकिंग जारी कर रहे होंगे। तो पैरामीटर पहला कौन सा है, पहला है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए 20 अंक, भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए 15 अंक, भवन निर्माण संबंधी सभी मजदूरों के कार्य ऑनलाइन निपटाने के लिए 15 अंक, और संगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित योजनाओं क्रियान्वयन के लिए 10 अंक, बाल श्रम से संबंधित गतिविधि के लिए 10 अंक। यानी कि आपके ज़िले में अगर बाल श्रम ज़्यादा हो रहा है तो आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी। अपने यहाँ बाल श्रम को कम कीजिए, बाल श्रम नहीं होना चाहिए, अपराध है ये, ठीक है। श्रम प्रवर्तन कार्यालय पर निगरानी के लिए 10 अंक, कर वसूली के लिए 10 अंक, विमुक्त बाल श्रमिकों की पुनर्स्थापना के लिए, अब किसी का आपने बाल श्रम से तो हटा दिया, अब उससे हो सकता है कि उस बच्चे का पेट भरता हो, अब उस बच्चे का पेट भरने की भी जिम्मेदारी आप ही की है, इसके लिए भी 5 अंक दिए जाएंगे। प्रवासी कामगारों के लिए भी 5 अंक दिए जाएंगे। ये वो क्या है, तो ये वो अलग अलग फैक्टर्स है जिसके आधार पर क्या किया जाता है, रैंकिंग तय की जाती है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यही रहा। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।